का परिसीमन आयोग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। जम्मू में 6, कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो लंबे समय से ये मांग की जा रही थी कि सीटों को बढ़ाया जाए, क्योंकि छोटा राज्य है और ऐसे में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो परिसीमन आयोग से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश की गई है। और लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है। सीधे ले चलते हैं आप वहां पे। इसके पहले हंगामे के चलते कार्यवाही in 21-22 we are given the consideration that second wave and also extending the food subsidy, and also by the reduction in the fuel price which the central government has brought in, our revenues have come down to that extent, and also the fertilizer subsidy which I just mentioned, our additional demand put together is 9.3% in 21-22 BE, whilst in the excluding railways in the BE, therefore it's about 9.6. That is regarding the supplementary demand itself. So, but it was very, very disappointing that Honorable Member Shashi Tharoor, when he spoke about Beti Bachao, Beti Padhao, came up with a very disheartening and discouraging slogan, Paisa Bachao, Beti Dubao. If only Honorable Member Shashi Tharoor looked into the fundamental data, he'll know that so much of good work has happened. I will list out a few. The latest National Family and Health Survey recorded that there are 1,020 women, for the first time in the record, that there are more women in today's India, 1,020 women per 1,000 men after 2 years of research that this data has come out. That's one thing. First time in record, we have more women in this country than men. Second, 44 crore bank accounts are opened under जारी है, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा में हंगामा जमकर हुआ और 3 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। In India, have a bank account today because of Prime Minister's Jan Dhan Yojana. Sir, the important thing one has to understand in this is the spread between the rural and the urban areas. Account holders, Jan Dhan account holders are both in the rural areas and urban areas. Even better, 70% of all those who have Mudra accounts are women. So, because of the persistent women-led development, we are able to see that women are now included more in bank accounts. So 70% of all the beneficiaries in Mudra Yojana are women. So I'll also draw the attention of Honorable Member Shashi Tharoor, who is not even here, that because of schemes like Beti Padhao, Beti Bachao, अखिलेश के करीबियों पर छापेमारी का आज तीसरा दिन है। जैनेंद्र यादव के घर तीसरे दिन भी आईटी का छापा पड़ा है। लगातार 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन जब आईटी ने छापा मारा है। जैनेंद्र यादव अखिलेश यादव के सबसे करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल, अखिलेश को एसडी रहे हैं वो, और तीसरे दिन उनके लखनऊ वाले आवास पर और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। और अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला था और उन्होंने कहा कि सरकार डर गई है और इसलिए वो छापेमारी कर रही है। अभी तो इनकम टैक्स की टीम आई है, आगे ईडी और सीबीआई की भी टीम आ सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक और बात बोल दी थी फोन टैपिंग को लेकर भी। वहीं आईटी रेड को लेकर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने, वो देखिए आप।
यूपी के अंदर अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद लगातार यूपी के अंदर सियासत गर्मा गई है। अखिलेश यादव बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने भी यही आरोप लगाया। इस पर बातचीत करते हैं। यूपी के अंदर फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। मुकेश जी, इनकम टैक्स की छापेमारी में जो बेनामी संपत्तियों के कागजात मिले हैं अखिलेश यादव के करीबियों से, उसके बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, इस समय अखिलेश यादव जो भी कह रहे हैं इसका केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है और इससे चुनाव का भी कोई लेना देना नहीं है। जो इनकम टैक्स के जो छापे पड़ रहे हैं, जो बेनामी संपत्ति जहां पर भी होगी, चाहे वो अखिलेश यादव के करीबी हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हों, उनके पास जांच एजेंसी के पास जब सूत्र पता लग जाएगा कि काली संपत्ति, काला धन कहां कहां पर है, और वो अपनी छापामारी करते हैं। और इस तरह से आज ये पहली बार नहीं छापा पड़ा। हिंदुस्तान में हर राज्य में, हर जगह, दिल्ली में भी छापा पड़ता है, मध्य प्रदेश में भी पड़ता, महाराष्ट्र में भी पड़ता है। जहां पर भी बेनामी संपत्ति है, काला धन है, वहां इनकम टैक्स के लोग छापा मारते हैं। आखिर अखिलेश यादव ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि यूपी के अंदर चुनाव जो है वो कुछ ही महीनों में आने वाले। क्या अखिलेश यादव को फिलहाल बीजेपी को घेरने का कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा? कांग्रेस और कांग्रेस के जो भी सहयोगी दल हैं, किसी के पास में कोई मुद्दा माननीय मोदी जी ने कोई छोड़ा नहीं है। योगी जी ने, मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं, मुद्दा विहीन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों को किया है, तो वो कहीं ना कहीं कोई ना किसी चीज को कोई काम होता है। अब भव्य काशी दिव्य काशी बनाया तो वहां पर भी अखिलेश जी कह रहे हैं ये तो हमारी ही योजना थी। अब इसी तरह से कहीं ना कहीं हर चीज में कहीं ना कहीं जो है इनके पास कोई मुद्दे नहीं, मुद्दे विहीन दल हैं। तो इसलिए इन्हें चाहिए कोई भी काम होगा वो कांग्रेस के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। तो बिल्कुल मुकेश जी ने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास यूपी के अंदर कोई मुद्दा नहीं बचा है और इसी वजह से जो है बेवजह के मुद्दों पर आरोप लगाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की जाती है। कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी पारा अपने चरम पर है और इसी बीच अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनको सुनते हैं। इस पर बातचीत करते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विजय पाल तोमर जी है। तोमर जी, कैसे देख रहे हैं अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी, उसके बाद बीजेपी पर यह आरोप कि हमारे फोन टैप किए जा रहे हैं? देखिए, इस तरह के आरोप लगाने जो मनगढ़ंत आरोप है, झूठे आरोप हैं, उन्हें झूठ बोलने की आदत है और अखिलेश जी को उल जलूल बयान देने की आदत है। कोरोना के टाइम पे भी इस तरह का बयान दिया था और अब भी ऐसे बयान दे रहे हैं। यदि उनके करीबियों को कोई साफ सुथरी छवि है और कुछ गलती नहीं की तो डर किस बात का? छापे उसी के पड़ते हैं जहां कुछ सुराग मिलते हैं, जहां कोई गलती करता है। यदि गलती नहीं की तो उन्हें डर किस बात का है? तो क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं। उन्होंने फोन टैपिंग का भी आरोप लगाया कि हमारे नेताओं के फोन और खुद उनके फोन टैप किए जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ खुद शाम को उनके फोन सुना करते हैं। इस तरह की क्योंकि ये आदत इनको रही है, ऐसे कार्य ये करते रहे हैं, इसलिए झूठे आरोप दूसरों पर लगाने चाहते हैं। सर, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जो केंद्र सरकार है, बीजेपी है, वो दुरुपयोग कर रही है। चलिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ी हैं और दिल्ली ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है ऐश्वर्या राय। जामनगर हाउस में ऐश्वर्या के साथ ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पहले कहा गया कि ईडी दफ्तर नहीं पहुंचेंगी ऐश्वर्या राय, लेकिन अब ऐश्वर्या राय ईडी दफ्तर पहुंच गई है। पनामा पेपर लीक मामले में ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के ईडी ऑफिस पहुंच गई है ऐश्वर्या राय। लगातार सवालों की लिस्ट है ईडी के पास और जो ऐश्वर्या राय से पूछे जाएंगे। अब जामनगर हाउस में ऐश्वर्या के साथ ईडी की पूछताछ शुरू। पूरा बच्चन परिवार इसमें उनसे पूछताछ की। इसके पहले अभिषेक बच्चन के साथ पूछताछ की गई थी, अब ऐश्वर्या राय के साथ पूछताछ हो रही है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सवालों की और इसके बाद खबर यह भी है कि हो सकता है बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ भी पूछताछ ईडी की टीम करे, क्योंकि जिस तरीके से इसमें 2016 का ये पूरा मामला है। करीब 200 देशों में अलग अलग जो सेलिब्रिटी, राजनेता, बिजनेसमैन, उनके नाम आए थे और इंडिया के करीब 300 से 400 ऐसे नाम आए थे सामने, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इलीगल संपत्तियों का मामला था
और फर्जी कंपनियां बनाकर वहां पर इन्वेस्ट किया गया था, उस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। इसके पहले अभिषेक बच्चन को बुलाकर पूछताछ की गई थी। ऐश्वर्या राय पहुंची हैं, इसके पहले उनको 2 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन हर बार उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा था। आज भी जो सुबह खबर आई कि वो आएंगी, लेकिन फिर खबर आया कि वो नहीं आ पाएंगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं और उनसे पूछताछ होगी। इसी के साथ आज ऐश्वर्या राय से पूछताछ हो रही है। साथ ही अभिषेक बच्चन की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है इसके बाद अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो सकती है। ईडी अभिषेक बच्चन को भी समन भेज सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिल्ली से लखवीर सिंह शेखावत जुड़ गए हैं। लखवीर, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? पहले कहा जा रहा था कि ऐश्वर्या नहीं पहुंचेंगी ईडी दफ्तर, और अब जानकारी ये आ रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी दफ्तर पहुंच गई है। जी बिल्कुल, लगातार संशय की स्थिति थी कि जिस प्रकार से समन ईडी के द्वारा ऐश्वर्या बच्चन को दिया गया, उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि ऐश्वर्या आज ईडी के दफ्तर में सामने नहीं आएंगी और अपने बयान प्रस्तुत नहीं करेंगी। लेकिन ऐश्वर्या लगातार संशय को जो बना हुआ था उसको तोड़ते हुए दिल्ली पहुंची है और ईडी के सामने पेश हुई है। सभी की निगाहें इस बात पर है कि वो अपने बयान किस प्रकार से प्रस्तुत करती है, क्योंकि टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ ये मामला है और जो 4 फर्म बच्चन परिवार की थी, उनमें से एक फर्म की जो डायरेक्टर हैं वो खुद ऐश्वर्या बच्चन है। ऐसे में टैक्स चोरी और टैक्स एक्विजिशन से जुड़ा हुआ जो मामला है, 1 करोड़ 15 लाख ये जो टैक्स पेपर चोरी हुए थे पनामा मामले में, इसमें 500 भारतीयों के नाम शामिल है, जिसमें बच्चन परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है। पिछले महीने ही उनके पति अभिषेक बच्चन भी दिल्ली आए थे, उनके बयान रिकॉर्ड किए गए। हालांकि अब ये देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि बड़ी कार्रवाई बच्चन परिवार के खिलाफ सामने हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में यह स्पष्ट कर दिया था कि जिस प्रकार से। शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ऐश्वर्या राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी के दफ्तर वो पहुंच गई और लगातार ईडी के पास एक लंबी लिस्ट है सवालों की, और ऐश्वर्या राय वहां पर उनका जवाब देती हुई नजर आएंगी।